हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए सोल्ड डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रेजल ने अहान से कुछ और एक्सपेक्ट किया था, और वहीं अहान जो कि बस उसके गाल पर एक प्यारी से किस दे करके उससे धीरे से कहते हैं आई लव यू। श्रेजल जो मुंह बनाते हुए बेड पर चली जाती है और वहीं अपने मुंह पर पिलो रख करके जल्दी से सो जाती है। अहान जो उसको देख करके हल्का सा स्माइल करते हैं और वो भी उसके बगल में आकर के लेट जाते हैं। श्रेजल सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, उसे बहुत गहरी नींद नहीं आ रही थी। वहीं आहान उसकी कमर पर धीरे से हाथ रखते हैं और उसको झटके से अपनी तरफ करते हुए कहते हैं अब से रोज रात में तुम यही पहनना, अच्छी लग रही हो उसमें। श्रेजल जो आहान के हाथ पर अपने हाथ को गड़ाते हुए कहती है हटाइए अपना हाथ। आहान जो कहते हैं क्या हो गया, गुस्सा हो। श्रेजल जो कहती है मैं क्यों गुस्सा होंगी। आहान जो कहते हैं शायद तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी और मैंने किस तक की बात ख़त्म कर दी। श्रेजल ने इस वक्त आहान की तरफ अपनी पीठ की हुई थी और वहीं आहान की बातें शेर का दिमाग एकदम से ख़राब कर देती हैं और वो खुद से कहती है मैं ये सब क्या सोच रही हूँ और मैं गुस्सा क्यों उनसे। हे भगवान, मैं ऐसे तो नहीं थी। और वो शर्माते हुए अपने मुंह पर हाथ रखती है और जल्दी से आहान से कहती है मुझे सोना है, कल सुबह उठ करके पढ़ाई भी करना है, बहुत काम है, जल्दी से सो जाइए, आपको भी ऑफिस जाना होगा। आहान जो फिर से उसके गाल के पास आकर के धीरे से उसके कान के और उसके गाल के बीच में किस करते हुए कहते हैं सो जाओ, गुड नाइट। वहीं अगली सुबह आज पार्थिक काफ़ी जल्दी उठ गया था और जो इस वक्त सेकंड फ्लोर से जिम करके नीचे की तरफ आ रहा था, और वहीं जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसकी नज़र एप्पल पर जाती है और वो खुद से कहता है आज तो प्रॉपर हाइजीनिक खाना लूँगा ताकि तुम फिट दिखो, आज अपनी आयु जी को खुश भी तो करना है ना। और यही सोचते हुए वो टेबल के पास जाता है और एप्पल को अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन उसी टेबल पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। वैसे तो पार्थिक को न्यूज़ वगैरह में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फ्रंट की हेडलाइन देखकर ही पार्थिक तुरंत ही उस न्यूज़पेपर को उठा लेता है। आहान ने जानबूझकर के न्यूज़पेपर में नम्रता जी के फोटोज़ भी छपवाए थे और साथ ही मिस्टर विराज ओबेरॉय और उनके बेटे शॉन ओबेरॉय के भी, ताकि धर्म जी इस न्यूज़पेपर को स्पेशली देखें। और आज उन्होंने मेड से कह करके ये न्यूज़पेपर का फ्रंट हेडलाइन वही टेबल पर रखवाया था। पार्थिक जो हेडलाइन ही पढ़ करके काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया था और वो खुद के दिल पर हाथ रखते हुए कहता है ये भगवान जी भी ना पता नहीं क्यों ऐसा कर देते हैं, अच्छी खासी फैमिली को इस तरह से, बेचारे। और ये बोल करके वो न्यूज़पेपर को फोल्ड करके वहीं टेबल पर रख देता है और साथ ही जो अभी खुशी खुशी उसने एप्पल उठाया था उसको भी वो ले जा करके बॉल में रख देता है और वहाँ से थोड़ा निराश होकर के अपने रूम की तरफ शावर लेने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आहान के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ गया था और वो अपने फ़ोन को अपने कान से लगाते हुए कहते हैं ये यशवीर का कॉल था। यशवीर उनको इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि न्यूज़पेपर उनके घर पर पहुंच गया है। जैसे ही हान ये सुनते हैं वो यशवीर से कहते हैं गुड जॉब, और वो फ़ोन रख करके अपने डैड के बारे में सोचते हुए कहते हैं आई एम सो सॉरी डैड, सुबह सुबह आपको ये न्यूज़ पढ़ करके काफ़ी बुरा महसूस होगा, पर ये करना ज़रूरी था, वरना अभी तो सिर्फ मेरी और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके चक्कर में मेरे छोटे भाई और मेरी प्यारी बीवी की भी लाइफ ख़राब हो। कुछ कांटों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए ताकि वो दोबारा आपकी ज़िंदगी को हेल ना बनाए। श्रेजल अभी भी उनकी बाहों में उसी तरह से चिपकी हुई थी। वहीं धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं और तभी उसके ठीक सामने आहान का चेहरा आ जाता है। आहान उससे कहते हैं उठ गई। इस तरह से आहान की आंखों को नोटिस करते हुए श्रेजल तुरंत ही अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहती है छोड़िए, इस तरह से क्यों पकड़े हैं। आहान जो कहते हैं क्योंकि तुम मेरी पर्सनल टेडी बियर हो जिसको सिर्फ मैं इस तरह से टाइट हक कर सकता हूँ। श्रेजल जो कहती है मुझे जाना है। आहान जो कहते हैं अरे मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो, गुस्सा हो क्या। श्रेजल जो कहती है मैं आपसे गुस्सा क्यों होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे जाना है। आहान जो कहते हैं देख भी लो, इतना भी क्या शर्माना। श्रेजल फिर से अपनी नज़रों को चुराते हुए कहती है नहीं देखना आपकी तरफ। आहान जो कहते हैं क्यों नहीं देखना, मुझे देख कर के गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं तुम्हारे दिमाग में। श्रेजल जहान की तरफ देखती है और अपने बाल को हल्का सा पीछे करते हुए कहती है क्या मतलब है आपका। और देखिए इस तरह से सुबह सुबह नहीं करना चाहिए, सुबह सुबह उठ करके अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, फिर अपना काम करना चाहिए, आप टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। आहान जो कहते हैं टाइम वेस्ट करवा रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट करवा रहा इधर। और वो ज़ोर से उसको हक करते हुए कहते हैं अब तो नहीं छोड़ूंगा, आज ऐसे ही रहोगी तुम दिन भर। श्रेजल जो कहती है आपको ऑफिस नहीं जाना है और मुझे बहुत ज़ोर से क्यों दबा रहे हैं। आहान जो कहते हैं क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है।
श्रीजल जो कहती है, पतली सी छोटी सी तो हूँ मैं, दबा देंगे क्या पूरी तरह? अभी पिच क्यों ही और पिचक जाऊंगी। आहन जो थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, तो इसीलिए तो कहता हूँ थोड़ा खाया करो, थोड़ी मोटी हो जाओ, थोड़ी चबी हो जाओ, ताकि तुम्हारे साथ खेलने में मजा आए। श्रीजल जैसे खेलने की बात सुनती है वो तुरंत यहाँ से कहती है, जैसे वो हीरो उस हीरोइन के। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ नहीं खेलना, हटिए। आहा जैसे शेर की बात सुनते हैं उनके बेचारे पर नोटी नोटी वाली स्माइल आ गई थी और वो उससे कहते हैं, तो मतलब याद है कल की मूवी? श्रीजल जो कहती है, बहुत गंदी थी। आहा जो कहते हैं, अभी तो कुछ गंदा हुआ ही नहीं था, अभी तो सब नॉर्मल था, आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? श्रीजल जो कहती है, मुझे ये सब नहीं देखना, अभी मुझे पढ़ाई करनी है। आहन जो कहते हैं, तो अगर ये सब देखोगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। श्रीजल जो कहती है, आपका इन सब देखने के बाद काम में मन लगेगा? आहन जो कहते हैं, मेरा तो लगेगा। श्रीजल जब नहीं थूक गटकते हुए कहती है, हाँ तो फिर मैं ही बहुत बुरी हूँ, मुझसे नहीं हो पाता ये सब, मैं नहीं देखती ये सब, मेरे दिमाग में वही सब चलने लगता है। आहन जो कहते हैं, तो इस वक्त क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? श्रीजल जो कहती है कि मुझे नहाना है। और छोड़िए, और वो जोर से उनके सीने पर अपने हाथ को रख कर के उनसे अलग होने की कोशिश करने लगती है। पहले तो हान मुस्कुराते हुए उसकी ताकत को आजमा रहे थे, लेकिन फिर वो खुद भी श्रेया को छोड़ते हुए कहते हैं, अच्छा जाओ, दिया तो मैं रहा अपने आप से, लेकिन हाँ ज़्यादा देर के लिए नहीं, अभी फिर आकर के चिपक जाना मेरे पास। श्रीजल जो कहती है, आपको उठना नहीं है, ऑफिस नहीं जाना है? आहन जो कहते हैं, जाना है पर थोड़ा लेट से। श्रीजल जैसे ही सुनती है वो हान को पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है, क्यों नहीं जाना जल्दी? आहन जो कहते हैं, कुछ काम है आज, डैड से भी कुछ बात करनी है और उन्हें भी तो कंसोल करना पड़ेगा ना। श्रीजल जो हान की बात सुनकर के कहती है, कंसोल करना पड़ेगा? क्यों, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना? पापा जी की तबीयत तो ठीक है ना? आहन जो कहते हैं, जाता हूँ चेक करके आता हूँ, तुम जाना हो। श्रीजल हाँ बोल करके बाथरूम की तरफ चली जाती है और वहीं आहन जो खुद को मिरर में देखते हुए अपने बाल को सेट करते हुए कहते हैं, कम ऑन डैड, आई होप सो कि आप रो ना रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि मोहब्बत को इस तरह से अपने सामने मरता हुआ देखना कितनी मुश्किल की बात होती है, पर क्या कर सकते हैं, जब मोहब्बत तकलीफ़ देने लगे तो उसे ख़त्म करना ज़रूरी होता है। और वहीं वो ऊपर से टी शर्ट डाल करके अपने डैड के रूम की तरफ चले जाते हैं। आहन जैसे ही धर्म जी के रूम में एंटर किए थे, धर्म जी इस वक्त बेड पर नवरात्रि जी की बहुत सारी मेमोरीज़ को रखे हुए उनके फ़ोटोज़ को अपने हाथ में लेकर के रोए जा रहे थे। जैसे ही आहन अंदर आकर के नज़ारा देखते हैं वो बिल्कुल ही बेफिक्री से कहते हैं, क्या हुआ डैड, इज़ एवरीथिंग फाइन? जैसे ही धर्म जी ने आहन की आवाज़ सुनी थी वो नम्रता जी की फ़ोटो को देख करके एक बार अपने सीने से लगाते हैं और फिर काफ़ी गुस्से में तनतनाते हुए आहन के ठीक सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और ज़ोर से अपने हाथ को उनके गाल पर मारते हुए कहते हैं, आपको शर्म नहीं आई ये करते हुए? ज़िंदगी में पहली बार धर्म जी ने आहन के ऊपर थप्पड़ उठाया था और ज़िंदगी में पहली बार आहन के ऊपर किसी ने थप्पड़ उठाने की हिम्मत की थी। आहन जो अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेते हैं और वहीं उनकी आंखें भी हल्का सा बंद हुई थी, उनका चेहरा एक तरफ से दूसरी तरफ घूम गया था और वह नम्रता जी की फ़ोटो को अपने हाथ में लेकर के उस फोटो से ही बात करते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा नम्रता जी, शायद मैंने अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दी, पता नहीं, पर मेरे अंदर तो कभी भी इतनी नफ़रत किसी के लिए नहीं पैदा हुई, फिर ये पता नहीं कैसे। और फिर वो आहन को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, आप हमारे ही बच्चे हैं ना, और अपनी माँ को मार दिया, शर्म नहीं आई? आहन भी काफ़ी टाइम से बस चुप थे, लेकिन अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वह तुरंत ही धर्म जी के हाथ से उस फोटो को लेते हैं और ज़ोर से उसे ज़मीन पर पटकते हुए कहते हैं, डैड, आप मुझे एक और थप्पड़ मार लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन उस औरत को मेरी माँ मत बोलिएगा। धर्म जी जो कहते हैं, आपको पैदा किया उन्होंने, इस दुनिया में आप उनकी वजह से आए हैं। आहन जो कहते हैं, तो नहीं लाना था मुझे इस दुनिया में, नहीं आना था मुझे इस दुनिया में, जो दुनिया सिर्फ मुझे तकलीफ दी है। और आपको कभी भी मेरी और पार्थिक की फिक्र हुई है? आपने जिस तरह से मुझे पाला, पार्थिक को पाला, कभी अपनी फिक्र किया आपने? उस औरत के बारे में सोच रहे हैं जिसने सिर्फ हमारी ज़िंदगी को तबाह किया है। और कैसे ना मारता उन लोगों को मैं। अभी तक उनका टारगेट आप, मैं और पार्थिक थे, लेकिन अब उनकी हद बढ़ रही थी डैड, अब वो मेरी श्रीजल तक पहुंच रही थी। आपको पता भी है उन्होंने क्या प्लानिंग कर रखा था?
मेरी श्रेजल के साथ बदतमीजी करवाने की प्लानिंग और उसके साथ छेड़खानी करवाने की प्लानिंग। शायद उसके साथ कुछ और भी बुरा हो सकता था अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता कल तो। उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। उस मासूम की इन सब में क्या गलती थी डैड? अगर मैं सही वक्त पर ना पहुंचता तो मेरी श्रेजल तो। और ये बोलते हुए उनकी भी आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। धर्म जी जो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकती वो। आज जो कहते हैं और क्या 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 सबूत दूं मैं आपको? हमारे सामने पार्थिक कितना छोटा था, आपको तो याद होगा ना। जस्ट 1 year समथिंग। 1 साल कुछ महीने के बच्चे को कौन छोड़ करके जाता है? आपने तो ट्रस्ट में अपने दोस्त को मिलवाया था और उन्होंने क्या किया? आपको ही पीठ पीछे छुरा घोंप करके चली गई ना वो। पार्थिक को किस तरह से मैंने पाला है, आप किस तरह से ड्यूटी करते थे, काम करते थे, हमें संभालते थे, अच्छे से याद है मुझे। धीरे धीरे पार्थिक भी बड़ा हो रहा था। उसकी जिंदगी भी इसी तरह से वो तबाह करने के पीछे पड़ जाती तो मैं क्या करता? कुछ कांटे को जिंदगी से निकाल करके फेंक देना ज्यादा जरूरी होता है डैड। और आपकी मोहब्बत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप सिर्फ उनके बारे में सोच रहे हैं ना, हमारे बारे में सोचने का आपके पास वक्त ही नहीं होगा, राइट? धर्म जी जोहान की बातों को सुनकर एकदम से चुप हो गए थे और वो अपने चेहरे को हल्का सा नीचे करते हुए कहते हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी नम्रता जी श्रेजल के साथ ऐसा क्यों? आज जो कहते हैं क्योंकि नफरत करती थी वो हमसे, आपसे, पार्थिक से। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर इतनी नफरत थी तो बच्चा क्यों पैदा किया? कम से कम ये नफरत आप तक ही रहती ना, मेरी और पार्थिक तक तो नहीं पहुंचती। आज एक बेटे को अपनी माँ को ख़त्म करना पड़ा। आपको पता भी है कितनी तकलीफ हुई होगी मुझे। बचपन से लेकर आज तक उस ट्रॉमा में जी रहा हूँ। माँ बच्चों के लिए रिलीफ होती है, उनकी पेन किलर होती है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ तकलीफ बन कर के रह गई वो। एक ऐसी मेमोरी जिसे याद करता हूँ तो आज भी कांप जाता हूँ मैं। अभी तक थेरेपी लेता था, मेडिसिन लेता था। वो तो मेरी श्रेजल मुझे मिली, उसके बाद से मैंने दोबारा से ज़िंदगी जीना शुरू किया है और अब वो उसको भी टारगेट कर रही थी। नहीं डैड, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो मैं अपना सीना चौड़ करके आपसे बोल रहा हूँ कि हाँ, मैंने ख़त्म कर दिया उन्हें, उनके पूरे परिवार को। और अब आप भूल जाइए कि वो कोई थी भी। नम्रता नाम की कोई लड़की आपकी ज़िंदगी में कभी आई थी, कभी उससे आपकी शादी हुई थी। भूल जाइए वो सब कुछ। और वो अपनी गर्दन को हल्का सा टिल्ट करते हुए पीछे की तरफ देखते हुए कहते हैं, और आइंदा से ये मेमोरीज आपके रूम में नहीं रहनी चाहिए, इन्हें जलाकर राख कर दूंगा मैं। धर्म जी जो पीछे की तरफ देखते हुए कहते हैं, पर इनसे आपको क्या तकलीफ है? कम से कम इन्हें तो मेरे पास रहने दीजिए, क्योंकि मैं अब इस मेमोरी को और अपनी और आपकी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहता। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके इन मेमोरीज और उस औरत की वजह से मैंने अपनी श्रेजल को बहुत तकलीफ दी है। मेरा वो डेंजरस बिहेवियर उसने कैसे कैसे झेला है मुझे ही पता है। बेचारी, अगर आज मैं उस पर गुस्सा करता हूँ ना तो कांप जाती है वो। अरे अपनी नफरत निकालने के लिए उसके साथ मैंने क्या क्या नहीं किया है, कितना तकलीफ झेली है वो मेरी वजह से। और मैं उसकी ज़िंदगी में और दर्द नहीं देना चाहता। और अब पार्थिक भी बड़ा हो रहा है, उसकी भी ज़िंदगी में अब एक लड़की आ चुकी है डैड। आप क्या चाहते हैं? जब उसे अपनी मॉम के बारे में पता चलेगा तो क्या वो किसी लड़की पर भरोसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मैंने सफ़र की और मेरी श्रेजल नहीं की है वो आने वाले टाइम में पार्थिक और उसकी गर्लफ्रेंड भी करे। इसलिए आज ये सारी यादें राख बन करके ख़त्म हो जाएंगी और ख़ुद को आज़ाद कर दीजिए इन सबसे। और हाँ, अगर आपको गुस्सा आ रहा है मुझ पर तो आप मार सकते हैं मुझे, डैड हैं आप मेरे। धर्म जी जो कि पीछे आकर के बैठते हुए कहते हैं, पता नहीं क्यों आई थी वो मेरे ज़िंदगी में। शायद सब कुछ तबाह करने आई थी। सही कह रहे हैं आप। आज उनके सामने आकर अपने घुटनों पर बैठते हुए कहते हैं, डैड हम सब हैं आपके साथ, और आप रोना शुरू कर देंगे तो फिर सब कमज़ोर पड़ जाएंगे। प्लीज़ डैड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा। आई एम सो सॉरी।
धर्म जी जो नम्रता जी के बारे में सोचते हुए कहते हैं, जब एक मर्द बुरा बनता है ना तो सिर्फ एक जिंदगी तबाह होती है और उसकी बीवी उसको संभाल लेती है, लेकिन जब एक औरत बुरी बन जाती है ना तो कई खानदान को तकलीफ झेलनी पड़ती है। आहान जो वहाँ से खड़े होते हैं और धर्म जी से कहते हैं, आप और परेशान मत होइए और हाँ, आप इस तरह से नीचे मत आइएगा। पार्थिक और शेजल आपको इस तरह देखेंगे तो बहुत सारे सवाल करना शुरू कर देंगे। मैं स्टाफ से कहकर के इन सारे सामान को बाहर फेंकवाता हूँ और गार्डन में इसे आग लगा दिया जाएगा। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी चिता को तो आग नहीं लगा सकते, कम से कम इन यादों को ही लगा दीजिए, उससे आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, ट्रस्ट मी। और ये बोल करके अपने डैड के कंधे पर हाथ रखते हैं और उनको सांत्वना देकर के वहाँ से चले जाते हैं। वो अब अपने रूम के अंदर आ जाते हैं। उनका भी मूड काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था और वो अपने ही हाथ को देखते हुए कहते हैं, मैं इन हाथ से कभी भी उस औरत को नहीं मार सकता जिसने मुझे जन्म दिया है। अरे मेरी तो हिम्मत नहीं कि मैं उनके सामने भी जा सकूं। मारूंगा क्या मैं उन्हें? वो ज़िंदगी भर इसी तरह से तड़पेंगी, जिंदा रहेंगी, मगर उन्हें ठीक से जीने नहीं दूंगा मैं। और फिर वो खुद से ही कहते हैं, आहान खुराना बहुत स्ट्रांग है पर उस औरत के सामने वो अभी भी कमज़ोर है। वो यही सब सोच करके अपनी आंखों के आंसू को अपने हाथों से पोंछ ही रहे थे कि तभी शेजल आहान को इस तरह देख लेती है और वो जल्दी से अपने कदम को आहान की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, क्या हुआ आपको? परेशान लग रहे हैं आप, सब ठीक तो है? और वो अपने हाथ को आहान के चेहरे पर लगाते हुए कहती है, आपके गाल पर क्या हुआ है? क्या सब ठीक तो है? किसी ने कुछ कहा, आपको मारा है क्या? गाल आपके लाल कैसे हैं? श्रेया के इतने सारे सवाल सुनकर के आहान, जो कि बस एक बार श्रेया को देखते हैं और फिर झुक करके उसकी बाहों में आ जाते हैं, वो उसके सीने से लगते हुए कहते हैं, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितना भी बुरा बन जाऊँ, तुम मुझे चाहे पनिश कर लेना, मुझे डांट लेना, मुझे मार लेना, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाना प्लीज़। श्रेजल इस तरह आहान को परेशान होता हुआ देखकर कहती है, आप ठीक, इधर आइए, पहले चलिए इधर आइए, बैठिए। और वो आहान को अपने साथ बेड पर ले जाकर के बैठाते हुए कहती है, अब मुझे आराम से बताइए क्या हुआ है आपको? मैं क्यों छोड़ करके जाऊंगी आपको? आप अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? आहान जो श्रेया के लैब पर अपने सर को रखते हैं और वहीं अपने पैर को बेड पर रखते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया यार श्रेजल, तुमने फिर भी कभी भी शिकायत नहीं की, तुम्हें नफरत नहीं होती मुझसे? श्रेजल जो आहान के बालों को सहलाते हुए कहती है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अचानक से सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे आप, क्या मेरी कोई बात बुरी लग गई आपको? मैं नाराज़ थी, इस वजह से आप गुस्सा है मुझसे? आई एम सो सॉरी, मैं नाराज़ नहीं थी, मैं बस मुझे थोड़ा शर्म आ रही थी। आहान जो तुरंत ही उठ करके बैठते हैं और श्रेया के बगल में आकर के उसके हाथ को अपने गाल पर रखते हुए कहते हैं, तुम नफरत तो नहीं करती ना मुझसे? श्रेजल जो कहती है, मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? आप नफरत करने लायक नहीं है, आपको तो बहुत प्यार करना चाहिए, शायद उतना प्यार मैं आपको दे भी नहीं पा रही जितना आप डिज़र्व करते हैं। आहान जो कहते हैं, नहीं, मैं कुछ डिज़र्व नहीं करता, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया ना उसके बाद मैं कुछ भी डिज़र्व नहीं करता श्रेजल, तुम मेरे साथ हो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके सामने आकर अपने घुटनों पर बैठते हुए उसके लैब पर अपने सर को रखते हुए कहते हैं, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मेरी नफरत को झेलते झेलते तुम कितना डरना शुरू कर दी थी मुझसे। और फिर वो तुरंत ही अपने चेहरे को श्रेया की तरफ करते हुए कहते हैं, आइंदा से मैं कभी भी तुम्हें डांटूंगा तक नहीं, और कभी अगर डांटता हूँ ना तो तुम भी मुझ पर चिल्ला देना, ठीक है? तुम मुझसे झगड़ा कर लेना, तुम चाहो तो मुझ पर हाथ उठा सकते हो, तुम जो मन चाहे वो कर लेना, लेकिन कभी भी मुझसे दूर मत जाना, कभी मुझसे नफरत मत करना, ठीक है? श्रेया जो कहती है, नहीं करूँगी, आप इस तरह से अपनी बातें करना बंद करिए पहले। श्रेजल जो आहान के बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए खुद भी आकर के नीचे उनके सामने बैठ जाती है और उनके चेहरे पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं, मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया होगा जो मुझे आप मिले, आपको कोई आइडिया नहीं कि मैं आपसे कितना प्यार। जैसे ही श्रेजल आगे के शब्दों को कंटिन्यू करने वाली थी, आहान की नज़र तुरंत ही श्रेजल की नज़रों के साथ मिल जाती है और आहान जो कि वेट कर रहे थे कि श्रेजल आगे के शब्द को कैसे कंप्लीट करने वाली है, श्रेजल जो एकदम से अपनी नज़र को नीचे करते हुए कहती है, आप जाइए नहा लीजिए, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। और ये बोलकर वो अभी उठने वाली होती है कि तभी आहान उसको रोकते हुए कहते हैं, बोल भी दो, अब कुछ कह रही थी तुम?
बातें अधूरी नहीं छोड़ते श्रीजल। श्रीजल का दिल एकदम से थम सा गया था और वो अपने एक हाथ को अपने दिल पर रखते हुए कहती है, मुझे जाना है। वो इस वक्त खड़ी हो चुकी थी और वहीं उसका चेहरा दूसरी तरफ था। आहा जो पीछे से उसकी कलाई को पकड़े हुए थे और वो उसको धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते हुए उसके पेट के पास आकर के अपने हाथों को उसके कमर पर रैप करते हैं और उसके पेट से चिपकते हुए कहते हैं, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं जाने नहीं दूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे आहान इस वक्त किसी छोटे जिद्दी बच्चों की तरह श्रीजल से रिक्वेस्ट कर रहे हो। श्रीजल जी कहती है, आप कर क्या रहे हैं ऐसे, और जाने दीजिए ना मुझे। आहान जी कहते हैं, नहीं पहले तुम बोलो तुम क्या कह रही थी। श्रीजल जो अपने ही दांतों तले अपनी जीभ को दबाते हुए कहती है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, फ्लो में पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ और पता नहीं क्या क्या कर भी जाती हूँ। आज हल्का सा मुस्कुराते हुए श्रीजल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम बोल रहे हो या नहीं। श्रीजल जी कहती है, अभी तक तो बहुत रो रहे थे आप, अचानक से मूड चेंज हो गया। आज जो कहते हैं, तुम्हारी बातों को सुन करके हो जाता है, तुम्हें देख करके हो जाता है। अब तुम बोल रही हो दोबारा से रोना शुरू करूँ मैं। श्रीजल जी कहती है, इस तरह से तो कोई छोटा बच्चा भी जिद ना करे, और इतनी तो बच्ची मैं भी नहीं हूँ, ईरा भी आपसे ज़्यादा सेंसिबल है। जैसे ही ईरा का जिक्र यहाँ सुनते हैं वो श्रीजल से कहते हैं, तुम नहीं बोलोगे ऐसे। और वो ज़ोर से उसकी कमर को अपनी तरफ खींचते हैं और उसके पेट पर धीरे धीरे कपड़े के ऊपर से किस करते हुए कहते हैं, तुम बोलो वरना जान लेना, मैं तो कहीं नहीं जा रहा और ना तुम्हें जाने दूंगा। श्रीजल जी कहती है, मुझे गुदगुदी लग रही है, हटिए। जो कहते हैं, तुम पहले मुझे बोलो जो बोल रही थी। श्रीजल जी कहती है, अच्छा बोल रही हूँ, सुनिए तो, एक मिनट रुकिए, बोल रही हूँ। जो वेट करते हुए कहते हैं, बोलो मैं सुन रहा हूँ। और वो फिर से अपने चेहरे को ऊपर की तरफ कर लिए थे। श्रीजल जो अपने हाथ को आन की गर्दन के पास ले जाती है और वहीं अपनी उंगली से आन के एडम एप्पल को धीरे धीरे टच करते हुए कहती है, आप बहुत हैंडसम हैं। जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा और। श्रीजल जी कहती है, आप देखने में भी बहुत कमाल के लगते हैं, ऐसा लगता है बस आपको देखती रहूं, ये बात बताना नहीं था पर मुझे। जो कहते हैं, अच्छा किया बता दिया। और आगे। श्रीजल जी कहती है, और आगे ये कि पहले मुझे आपसे डर लगता था पर अब। जो कहते हैं, अब क्या फील करती हो मेरे लिए। श्रीजल जो धीरे से अपनी पलकों को धीरे से झपकाती है और आहान की तरफ देखते हुए कहती है, अब मैं वो थोड़ा अच्छा फील करती हूँ, आपको देखकर अच्छा लगता है। और आहान जो कहते हैं, हाँ बोलो भी, अब कितना तरसा रही हो मुझे। श्रीजल जो कहती है, बोलूँगी तो छोड़ देंगे ना, क्योंकि मैं बोल करके जल्दी से भाग जाऊँगी। और ये वो अपनी आंखें बंद करके बोल रही थी। जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है छोड़ दूँगा पक्का। श्रीजल जो कहती है, पहले हाथ हटाइए फिर बोलूँगी। आहान उसकी कमर से हाथ हटाते हुए कहते हैं, चलो अब तो बोलो। श्रीजल तुरंत ही पूरे रनिंग के मोड को ऑन करते हुए कहती है, मुझे आप अच्छे लगते हैं, मुझे आपसे थोड़ा सा प्यार हो गया है। और ये बोल करके जल्दी से वो बाहर की तरफ निकल जाती है। ऐसा लगा था कि किसी आंधी तूफान की तरह श्रीजल वहाँ से भागी हो। भागते वक्त उसका दुपट्टा जो कि उड़ते हुए आहान के चेहरे से ही गुजर गया था। और आहान एकदम से स्माइल करके बेड पर आकर के बैठते हुए कहते हैं, इसे कहते हैं सुकून। ऐसे नहीं तुम्हारा नाम सुकून रखा है। मैं किस तरह रूम में आया था और तुम जाते जाते किस तरह मुझे करके चली गई। और वो खुद को मिरर में देखते हुए कहते हैं, मेरी हर प्रॉब्लम की सलूशन बन गई ये लड़की। वहीं श्रीजल अपने दिल को थामे हुए जल्दी जल्दी नीचे की तरफ आ रही थी। पार्थी जो अब थोड़ा बहुत मूड को अच्छा कर चुका था क्योंकि उसकी बात आयुषी से हो गई थी, और वो भी डाइनिंग टेबल पर आकर के चम्मच और प्लेट के साथ खेलते हुए कहता है, कोई नाश्ता दे दो प्लीज़। कि तभी श्रीजल जो इस तरह से भागते हुए आ रही थी उसे देख करके पार्थी को उसे रोकते हुए कहता है, भाभी आराम से, मैराथन दौड़ रही हैं क्या। श्रीजल जी कहती है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही बस कर रही थी। पार्थी जो कहता है, आपको पीछे भैया दौड़ा रहे हैं। और फिर वो जागते हुए कहता है, पर भैया तो कहीं नजर नहीं आ रहे, किससे भाग रही हैं आप। श्रीजल जो कहती है, कि किसी से नहीं, मैं तो बस ऐसी प्रैक्टिस कर रही थी। पार्थी जो कहता है, हाँ कर लीजिए, क्योंकि भैया बहुत तेज दौड़ते हैं और अगर आप लोग के बीच पकड़न पकड़ाई हुई ना तो भैया जीत जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए आप। श्रीजल जो पार्थी की बात सुन करके जल्दी से किचन की तरफ भाग जाती है और वो तुरंत ही आकर के स्लैब पर अपने दोनों हाथ को रखे हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए जोर जोर से गहरी गहरी सांसें भरने लगती है। रिया जो कि उसके पास आकर के उसके पीठ पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहती है, मैडम।
लेकिन जैसे ही रिया का हाथ उसके पीठ पर पड़ा था, वो झटके से दूसरी तरफ घूमते हुए कहती है, आप फिर से आ गए। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि सामने तो रिया है, वो एकदम से अपना मुंह नीचे करते हुए कहती है, अच्छा तुम। रिया जो कहती है, कौन आ गया सामने, मैं ही तो हूँ। और फिर वो पीछे की तरफ देखते हुए कहती है, क्या सर आ रहे हैं तुम्हें पकड़ते हुए। श्रीजल तुरंत ही अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं वो नहीं आ रहे, वो नहीं आएंगे, वो क्यों आएंगे यहाँ पर। और वो फिर से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, कार्तिक जी को भूख लगी है, मुझे नाश्ता बनाना है। लिली जो कहती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, और ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। अच्छा रुको, मैं ज़रा इस स्टाफ को दे दूँ। सुनो। और वह एक स्टाफ को बुलाते हुए कहती है, इधर आओ। और उसके हाथ में वो डिश रखते हुए कहती है, ये जाकर के पार्थिव जी को दे देना, उन्हें काफ़ी भूख लगी है भाई। और फिर वो भी शेर के पास आते हुए कहती है, अब बताओ डिटेल में क्या हुआ, और तुम्हारे गाल क्यों लाल है। और ये बोलते बोलते उसके गाल को भी खींचे जा रही थी। शेर जो कहती है, कुछ नहीं हुआ, वो मैं बस भागने की कोशिश कर रही थी। रिया जो कहती है, किससे भागने की कोशिश कर रही थी। शेजल जो चेहरे को ना मिलाती है और अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है, किसी से नहीं, मैं बस ऐसे ही भागने की कोशिश कर रही थी, दौड़ते रहना चाहिए, उससे हेल्थ अच्छी बनी रहती है, ईरा पढ़ा रहा था मुझे कल। लिली जो कहती है, ओ बच्चों हमें मत पढ़ाओ ठीक है, अब सच्ची सच्ची बताओ कि तुम्हारे गाल ऐसे टमाटर की तरह लाल क्यों रखे हैं और तुम्हारी सांसें इस तरह से बढ़ी क्यों हैं, क्या उन्होंने कुछ किया। रिया जो कहती है, कुछ तो किया ही होगा, ऐसे थोड़ी ना भाग कर आई होगी। श्रीजल जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम लोग भी ना कितना परेशान करते हो मुझे। और ये बोलते बोलते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रिया और लिली दोनों एक साथ उसको साइड से हक करते हुए कहते हैं, ओह कितनी प्यारी लगती है हंसते हुए। लिली जो कहती है, इसके चिन यार कितने प्यारे हैं, डिम्पल बन जाते हैं इसके चिन पर तो। श्रीजल जो कहती है, अब बंद भी करो मुझे तंग करना, मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना है। और ये बोलते हुए वो फिर से एक बड़ी सी स्माइल लाती है और अपने चेहरे को अपने हाथों से रखते हुए कहती है, अब तुम लोग दोबारा इस तरह से मुझे नोटिस मत करो, मुझे शर्म आ रही है। रिया जो लिली के साथ हाई फाई करते हुए कहती है, लगता है कुछ कॉन्फेस करके आई हो तुम। जैसे श्रेया सुनती है वो रिया की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ तुम लोग को कैसे समझ में आया, तुम लोग क्या जादू वादू करते हो क्या। लिली जो हंसते हुए कहती है, अरे मतलब पता चल गया कॉन्फेशन हुई है। रिया जो कहती है, किसकी तरफ से, उनकी तरफ से या तुम्हारी तरफ से। श्रीजल जो कहती है, वो बस जिद कर रहे थे तो मैंने बस ऐसे ही उनको खुश करने के लिए बोला, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। लिली जो कहती है, ऐसा कुछ कहाँ होगा भाई, ये तो बस ऐसे ही हंसे जा रही है पागलों की तरह। और ये बोलते हुए रिया और लिली जो कि किचन से बाहर निकलते हुए कहते हैं, चलो हम जा रहे हैं, हो सकता हो सर यहीं पर आ रहे हो तुम्हारे पास। श्रीजल जो चेहरे को ना मिलाते हुए कहती हैं, नहीं वो यहाँ नहीं आएंगे, वो नहीं आ सकते, वो नहाने गए होंगे। लेकिन अहान आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी में शावर ले रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर से अपनी प्यारी प्यारी श्रीजल के चेहरे को जो देखना था। अहान जल्दी से शावर लेते हैं, अपने फॉर्मल ड्रेस में तैयार हो जाते हैं। वो अपने कोट को अपने हाथ में लेते हैं और साथ ही अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए नीचे की तरफ आने लगते हैं। अहान को नीचे आता देख करके पार्थिव, रिया और लिली जो कि अब स्माइल कर रहे थे, पार्थिव को भी थोड़ा बहुत तो शक हो गया था कि इस तरह से श्रीजल क्यों भाग रही है। वहीं अहान अभी फ़ोन में देख ही रहे थे कि तभी पार्थिव चिल्लाते हुए कहता है, भाई भाभी किचन में गई हैं। अहान जो अपनी नज़र को उठा करके पार्थिव की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो क्या करूं। पार्थिव जो कहता है, नहीं मैं बता रहा था, काफ़ी खुश लग रही थी और काफ़ी शर्मा भी रही थी। अहान जो आकर के चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, अच्छी बात है, क्या करूं, और तुम उसे इतना नोटिस क्यों कर रहे थे। पार्थिव जो कहता है, अब वो आई इतनी खुशी खुशी से थी, ऐसा लग रहा था जैसे आपने कुछ परेशान किया है। अहान जो उसकी तरफ घूर करके देखते हुए कहते हैं, शट अप और अपने काम से मतलब रखा करो तुम। लेकिन पार्थिव ने इतना ज़्यादा अहान को शेर के बारे में बता दिया था कि अब अहान को भी रहा नहीं जाता। वैसे तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अहान को भी शेर को देखना था, जिसकी वजह से वो खड़े होते हुए नाटक में किसी से फ़ोन पर बात करते हुए किचन साइड एरिया में जाने लगते हैं। पार्थिव, रिया और लिली उनको वहीं से देख रहे थे और वहीं तीनों की तीनों एक साथ हाई फाई करते हुए कहते हैं, अब तो गई श्रीजल। श्रीजल जो भी काम ही कर रही थी और वो अहान के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी कड़वी कॉफ़ी पी लेते, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा ये तो, ना दूध है, ना शक्कर है, ना क्रीम है। श्रीजल की बात सुन करके अहान जो उसके हाथ पर धीरे से अपने हाथ को रखते हैं और उसके गर्दन के पास आकर अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए कहते हैं, अब तुम इतनी मीठी हो तो तुम्हारे साथ कुछ कड़वी चीज़ें लेना ज़रूरी है ना।
जैसे ही आहान की आवाज़ श्रेया के कानों में पड़ी थी, श्रेया के दिल की रफ्तार फिर से रोलर कोस्टर की तरह भागना शुरू हो जाती है और उसके हाथ भी एकदम से कांपने लगे थे। उसके हाथ में अभी कप था जो कि पूरी तरह से हिलने लगा था और लग रहा था कि वो कभी भी श्रेया के हाथ से छूट जाएगा। आहान उस कप को उसके हाथों से ही स्लैब पर रखवाते हुए कहते हैं, आराम से। और फिर उसके बालों के फ्रेग्रेंस को वो महसूस करते हुए उसके बाल को एक्साइट करते हुए कहते हैं, मुझे भूख लगी है श्रेजल। श्रेजल जो कांपती हुई आवाज़ में कहती है, मैं बना रही हूँ आपके लिए आपका एवोकाडो वाला जो वो खाते हैं टोस्ट, वो बना रही थी। और साथ में आहान जो कहते हैं, शट अप, तुम्हें खाना है। श्रेजल जो कहती है, मुझे काम करने दीजिए, कोई आ जाएगा। आहान जो कहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत है जो हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाए। श्रेजल जो अपने हाथों को ज़ोर से बंद करते हुए कहती है, देखिए मुझे काम करने दीजिए प्लीज़। आहान जो उसके कान के पास आकर के कभी अपने होठों को रब करती तो कभी उसके गर्दन के पास, और उससे कहते हैं, करो ना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, तुम्हारे हाथ पकड़ रखे हैं मैंने। श्रेजल जो कहती है, आप वो मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा काम में। आहान जो कहते हैं, तो कहाँ है तुम्हारा ध्यान। श्रेजल जो कहती है, वो प्लीज़। आहान जो कहते हैं, क्या प्लीज़, किस करना है मुझे। श्रेजल जो कहती है, कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, आपका मूड ठीक करने के लिए वो सब बोल दिया था मैंने, आप सीरियस क्यों ले रहे हैं। और गर्दन पर किस्मत क्या करिए, मुझे गुदगुदी होती है। आहान जो कहते हैं, उसे गुदगुदी होना नहीं कहते, उसे अच्छा लगना कहते हैं, स्टूपिड। श्रेजल जो कहती है, पर मुझे गुदगुदी हो रही है, हटिए। आहान से पूछते हैं, तो क्या सच में मेरी बीवी ने सिर्फ मुझे खुश करने के लिए वो बोला था, प्यार नहीं करती तो मुझसे। वैसे तो श्रेजल को ज़्यादा झूठ बोलने की आदत थी नहीं, मगर इस वक्त वो आहान के सिचुएशन के साथ बचना चाह रही थी और वो नहीं चाह रही थी कि आहान कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़े, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, आप इस तरह से बच्चों की तरह रोए जा रहे थे, परेशान भी लग रहे थे, इसलिए बस आपको खुश करने के लिए बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आहान जो कहते हैं, ठीक है फिर। और वो एकदम से उससे अलग होते हुए कहते हैं, फ़ोन आ रहा है मेरे पास किसी श्रेया नाम की लड़की का, कर लेता हूँ फिर उससे बात, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब तुम तो प्यार करती नहीं हो तो तुम्हें तो जलसी भी नहीं होगी, है ना। और ये सिर्फ वो श्रेया को सुनाने के लिए बोल रहे थे और वहीं वो झूठ में अपने कान पर फ़ोन लगाते हुए कहते हैं, हाय श्रेया। श्रेया को लगता है कि सच में आहान किसी दूसरे लड़की से बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने हाथ में नाइफ लेकर के आहान की तरफ घूमते हुए कहती है, फ़ोन रखिए। आहान जो कहते हैं, अरे मारोगी मुझे। श्रेया जो कहती है, हाँ फ़ोन रखिए। आहान जो कहते हैं, रुको एक मिनट बात करने दो, उसकी आवाज़ बहुत स्वीट है श्रेया। और फिर वो झूठ में ही फ़ोन पर ध्यान लगाते हुए कहते हैं, हाय, अब या ओके, तुम वेट कर रही हो मेरा। अरे वाह, मेरा फेवरेट सैंडविच बनाया तुमने। ओह, विथ मिक्स्ड सैलेड। ओह माय गॉड, तुम्हारे हाथ में तो जादू होता है, मैं आ रहा हूँ खाने। अरे नहीं, मैं सिर्फ सैलेड खाऊंगा, ट्रस्ट मी, तुम्हें खाने का कोई इरादा नहीं है फिलहाल। जैसे श्रेया सुनती है वो एकदम से अपनी मुट्ठी कसते हुए अपना मुंह बनाते हुए कहती है, फ़ोन रखिए। आहान जो कहते हैं, अच्छा चलो, मुझे एक डिस्टर्बिंग मटेरियल बार बार परेशान कर रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय बाय। और ये बोल करके वो फ़ोन को अपने पॉकेट में डालते हुए श्रेया के करीब आते हुए कहते हैं, क्या हुआ, अब तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, उससे कर रहा हूँ तभी प्रॉब्लम है। श्रेया जो कहती है, आप ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ बात कर सकते हैं, आप मेरे है ना। आहान जो कहते हैं, क्या तुम्हारा। श्रेजल जो फिर से अपने दांतों तले जीभ को दबाते हुए कहती है, आज सुबह से कुछ भी अनाप शनाप बोल रही हूँ, दिन खराब जाएगा आज मेरा। और वो तुरंत ही आहान के सामने उस प्लेट को ले आते हुए कहती है, ये रहा आपका एवोकाडो टोस्ट और ये रहा आपका ब्लैक कॉफ़ी, जाइए नाश्ता करिए। आहान जो कहते हैं, जाऊँ। श्रेजल कहती है, जाइए। आहान जो कहते हैं, ठीक है फिर जाऊँगा ऑफिस, वेट कर रही होगी मेरा, मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगा, ठीक है, पेट भर जाएगा मेरा। श्रेजल जी कहती है, पूरा खाना है, अभी मैं और भी बना करके ला रही हूँ और टिफ़िन में मैं आपको खुद दूंगी, उसके हाथों का बना हुआ खाने की ज़रूरत नहीं है। आहान जो कहते हैं, अच्छा तो फिर डोनेशन लगेगी। श्रेजल जब पूछती है, कैसी डोनेशन। आहान जो कहते हैं, थोड़ा सा खा लेने तो प्लीज़। श्रेजल जी कहती है, पूरा खा लीजिए ना। आहान जो कहते हैं, मैं तुम्हें खाने की बात कर रहा था। और ये बोल कर वो हल्का सा स्माइल करके एक आई विंक देते हुए कहते हैं, आओ डाइनिंग टेबल पर और ख़ुद को
और खुद को सर्व करो। जैसे ही शेजल ये सुनती है वो आहान को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है। अब आहान अपने हाथ में तो प्लेट और कॉफी का मग लेकर के बाहर जाते नहीं, भाई उनका अपना ही औरत था जिसकी वजह से वो बाहर आते हैं। आहान जो जाते जाते एक स्टाफ से कह जाते हैं, अंदर मेरे 2 ब्रेकफास्ट रखे हुए हैं, दोनों को लेकर आओ। वो स्टाफ थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है मगर आहान से कुछ भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होती। और वहीं वो शेर के पास आते हुए कहती है, मैडम सर दोनों ब्रेकफास्ट को बुलाए हैं। की बात वो स्टाफ समझे ना समझे मगर शेजल समझ गई थी और वो धीरे धीरे बाहर आते हुए कहती है, पता नहीं अब क्या करने वाले, इतने सारे लोग भी बैठे, रिया भी है, लिली भी है, पार्थिक जी भी यहीं पर है। आहान जो अपने हेड चेयर पर आकर के बैठ चुके थे और वहीं वो सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, रखो। शेजल जी कहती है, जी लीजिए। और वो तुरंत ही वहाँ से जाते कि तभी आनंद से कहते हैं, अरे कहाँ जा रही हो, लैब पर बैठो मेरे। शेजल जी कहती है, कहाँ बैठना है? आहान जो इशारा करते हुए कहते हैं, लैब पर बैठो जान, और कहाँ बैठोगी? शेजल जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही आंख को देखते हुए कहती है, मुझे कुछ काम याद है, मैं जा रही हूँ, बाय। और ये बोल करके वो जल्दी से फिर से अपने रूम की तरफ भाग जाती है। आहान जो उसे जाता हुआ देख करके मुस्कुराए जा रहे थे और फिर वो अपने ब्रेकफास्ट को करना शुरू कर देते हैं। शेजल जल्दी जल्दी भागते हुए रूम में आई थी और जोर से अपने दरवाजे को बंद करके गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, आज तो ये जान ही ले लेंगे मेरी। और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपने आप को दीवार से टिकाते हुए कहती है, पर अच्छा लगता है जब इस तरह से छूते हैं तो, पता नहीं क्यों पर अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे शेजल का दिमाग जो कि उसके अपने ही दिल से शिकायत पे शिकायत कर रहा हो कि तभी दरवाज़ा दोबारा से नॉक होता है और शेजल को लगता है कि वो फिर से गई और वो तुरंत ही अपने चेहरे को अपने हाथों से रखते हुए कहती है, नहीं 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 अब नहीं देखूंगी उनको। कि तभी अंदर कोई आते हुए कहता है, क्या तुम रेडी हो पढ़ने के लिए, क्या हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? शेजल जैसे हीरा की आवाज़ सुनती है उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला था और वो हीरा को देखते हुए कहती है, थैंक गॉड तुम हो, मुझे लगा कि। हीरा जो कहता है, लगता है आज तुम दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक सिचुएशन बन गई है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं, तुम्हारे गाल भी हल्के हल्के पिंकिश नजर आ रहे हैं, तुम्हारी धड़कन की स्पीड भी काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। क्या तुम चाहती हो कि मैं सर को बुला दूँ? शेजल कहती है, नहीं नहीं नहीं, किस बात की पनिशमेंट दे रहे हो, हम पढ़ाई करते हैं। वहीं आहान इस वक्त नाश्ता कर रहे थे और उनका ध्यान अभी पार्थिक पर जाता है। पार्थिक चुपचाप से अपने हाइजेनिक खाने को खाने में लगा हुआ था। आज पहली बार आहान उसको कोई फास्ट फूड ना खाता हुआ देख रहे थे। आहान उसको देखकर कहते हैं, कहीं जा रहा है तुम्हें? जैसे ही आहान ने इतना पूछा था, पार्थिक जिसकी थूक एकदम से घटकती है और वह पानी पीते हुए कहता है, भाई वो बाहर जाना था। आहान जो कहते हैं, कहीं ऑफिस वगैरह जा रहे हो क्या? ऐसे तैयार होकर क्यों जा रहे हो? पार्थिक जो कहता है, आपकी तरह ड्रेसिंग सेंस रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सब लोग आपको मुझे देख करके आपको याद करते हैं ना कि आहान खुराना का भाई, आहान खुराना का भाई। तो मैंने सोचा कि आपकी तरह थोड़ा सा टशन में आ जाऊँ। आहान जैसे कहते हैं, लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं स्टूपिड, मेरे कपड़ों से नहीं। पार्थिक जो कहता है, वो भी कर लूँगा भाई, अभी तो बच्चा हूँ ना मैं। आहान जैसे कहते हैं, तो ये बच्चा आज कहाँ जा रहा है, सच सच बताएगा या फिर इस बच्चे की पिटाई करूँ मैं? पार्थिक जो कहता है, भाई वो। आहान जो कहते हैं, पहले तुम ये बताओ इतना दूर क्यों बैठो, यहाँ बगल में आकर के बैठो। पार्थिक जो कहता है, नहीं भाई दूर से बात अच्छे से होती है। आहान जो कहते हैं, तुम आ रहे हो या फिर मैं उठूँ? पार्थिक तुरंत ही अपनी डिश को अपने हाथ में लेता है और उनके सामने आकर के बैठ जाता है। आहान जो से पूछते हैं, ओट्स खा रहे हो तुम? पार्थिक जो कहता है, आपकी तरह खाना खाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत ख़राब लग रहा है लेकिन खा रहा हूँ। आहान जो से कहते हैं, अच्छा और ये सब क्यों हो रहा है आज? पार्थिक जो कहता है, भाई वो कहीं जाना था मुझे तो इसलिए मैं तैयार हुआ था, बर्थडे है फ्रेंड का। आहान जो कहते हैं, कौन सी फ्रेंड का? आहान जैसे ये बोले थे, पार्थिक जो कहता है, आपको कैसे पता भाई कौन सी है फ्रेंड, कौन सा भी तो हो सकता है ना। आहान जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम किसी लड़की के लिए तो इतना तरीके से तैयार नहीं होगे, या फिर कहीं लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा तुम्हें? पार्थिक जो एकदम से आहान की बात सुन करके कहता है, भाई कैसी बात कर रहे हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का हूँ मैं, ऐसी वैसी गंदी नज़र नहीं है मेरी। अब वो मैं बताने वाला था आपको। आहान जो कहते हैं, क्या बताने वाले थे? पार्थिक जो कहता है, भाई वो। आहान जो कहते हैं, 8 लाख का बिल बना है तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से, कहाँ खर्च हुआ ये? जैसे पार्थिक ही सुनता है वो आहान से कहता है, भाई करोड़ों छापते हो, 8 लाख मतलब
क्या ये ज़्यादा थोड़ी ना है? आहान जो से पूछते हैं, जितना पूछा है उतना बताओ, खर्च कहाँ हुआ है? पार्थिव जो कहता है, भाई वो गिफ्ट लेना था। आहान जो कहते हैं, 8 लाख का गिफ्ट? 800 रुपये के गिफ्ट के तो लायक नहीं हो तुम। 8 लाख का गिफ्ट किसको दे रहे हो? पार्थिव जो कहता है, भाई वो। आहान जो कहते हैं, ले आओ ज़रा देखो मैं भी। पार्थिव जो कहता है, भाई रहने दो ना, मैंने रैप करवा दिया उसको। आहान जो एक बार उसको घूरते हैं तो पार्थिव तुरंत ही अपने चेयर से खड़ा होता है और तुरंत ही अपने रूम की तरफ रवाना हो जाता है और वो खुद के सर पर मारते हुए कहता है, इतना सुबह सुबह तैयार होने की क्या ज़रूरत थी बेवकूफ़। एक नंबर का उल्लू हूँ मैं। मुझे समझ क्यों नहीं आया कि भाई सुबह सुबह उठ जाते हैं और अपने काम के लिए वो जाते हैं तो मुझे देखेंगे तो ज़रूर ऐसे सवाल करेंगे। और फिर वो अपने प्यारे से गिफ्ट को देखते हुए कहता है, आयु तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था, भगवान की कृपा हुई तो बच जाएगा, कहीं गुस्से में तोड़ फोड़ ना दे। और वो बस धीरे धीरे कदमों से उस बॉक्स को लगातार देखते हुए आहान के पास आ जाता है और उनके बगल में खड़े होकर के उस बॉक्स को धीरे से आहान के सामने रखते हुए कहता है, भाई ये आहान जो कहते हैं, ये 8 लाख का गिफ्ट है, इतना छोटा। पार्थिव जो कहता है, अंदर महंगी चीज़ है भाई। आहान जो कहते हैं, खोलो इसे। पार्थिव जो कहता है, भाई देखिए ना कितना खूबसूरत तरीके से रैप किया है मैंने, जाने भी दीजिए। आहान जो से एक बार फिर से घूरते हैं तो वो चुपचाप से अपने हाथ से ही रैप को हटाता है और आहान के सामने उस बॉक्स को खोल के रख देता है। आहान जो अपने हाथ में उस बॉक्स के अंदर के ब्रेसलेट को लेते हुए कहते हैं, नाइस। और वो उसके स्टोन को टच करते हुए कहते हैं, आयुषी के लिए? पार्थिव जो कहता है, हाँ भाई वो उसका बर्थडे था आज। आहान जो कहते हैं, काफ़ी प्यारा है। पार्थिव जो खुश होते हुए कहता है, तो भाई दे दूँ ना, खुश हो जाएगी ना वो। मैं भी यही सोच रहा था, वैसे मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आपको होगा, आप तो काफ़ी लड़कियों के साथ। हाँ जैसे ये सुनते हैं वो पार्थिव की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने आज तक किसी को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, और वैसे भी लड़कियों को अप्रोच करने के लिए गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसी लड़कियाँ ना ही रहे ज़िंदगी में तो बेहतर है। पार्थिव जो कहता है, क्या मतलब भाई, खुश हो जाएगी ना वो? आहान जैसे कहते हैं, तुम्हें ये गिफ्ट नहीं देना है। जैसे पार्थिव ये सुना था उसका दिल टुकड़ों में बिखर जाता है और वो तुरंत ही अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने अपने 1 2 3 महीने की सारी पॉकेट मनी को बचा बचा करके रखा था। आहान जैसे कहते हैं, शट अप। तुम ये पैसे अगर अपनी गाड़ी में खर्च करते या कहीं और उड़ाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन किसी लड़की को इतना महंगा गिफ्ट नहीं देना है पार्थिव। पार्थिव जो कहता है, भाई इतना क्यों कंजूस बन रहे हो, आप ही तो भाभी के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाते हो ना, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ भी लाते हो, मैं नहीं खरीद सकता। आहान जो पार्थिव के हाथ पर हाथ रखते हुए कहते हैं, पार्थिव मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था, पर मुझे लगा कि अभी तुम बच्चे हो, लेकिन अगर आज ये टॉपिक शुरू हो ही गया है तो आज मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। और वो पार्थिव को ध्यान से देखते हुए कहते हैं, अगर तुम सच में किसी लड़की से मोहब्बत करते हो तो क्या तुम्हें फ़र्क पड़ेगा कि वो कितने पैसे वाली है, तुम्हें क्या गिफ्ट देती है, तुम उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका क्लास क्या है? आहान जैसे ही बोले थे पार्थिव तुरंत अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहता है, नहीं मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। आहान जो कहते हैं, अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, मान लो कि तुम्हारी वही आयुषी, वो अगर तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें कोई छोटा मोटा गिफ्ट देती है तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? पार्थिव जो कहता है, नहीं लगेगा भाई, वो जो भी देगी मुझे अच्छा लगेगा, इवन वो कुछ भी ना दे, वो बस प्यार से हक कर ले तो। आहान जो कहते हैं, फोकस करो। पार्थिव तुरंत आहान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हाँ भाई, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बस बात ख़त्म। आहान जो कहते हैं, अगर किसी लड़की की मोहब्बत को परखना है तो कभी भी उसे महंगे गिफ्ट्स मत दो, क्योंकि लड़कियां कभी भी महंगे गिफ्ट से तुम्हारी नहीं बनेंगी। अगर कोई तुमसे सच में प्यार करेगा तो तुम बस उसे प्यार से हक कर लोगे, उससे प्यार से बात कर लोगे तो वो खुश हो जाएगी। और ये चीज़ जानना पड़ता है पार्थिव, तुम किसी पर भी भरोसा करके अपनी ज़िंदगी को उसके लिए बर्बाद नहीं करोगे। पार्थिव जो कहता है, पर आयु अच्छी लड़की है भाई, सच्ची। आहान जो कहते हैं, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और फिर वो एक स्टाफ को बुलाते हुए कहते हैं, फ्रिज में वो बड़ा वाला चॉकलेट रखा है ना, उसे लेकर आइए। पार्थिव जो बस भाई की हरकतों को देख रहा था और चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था, वो काफ़ी मायूस भी हो गया था। आहान जो उसके हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, लड़कियों को कभी भी महंगे गिफ्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, उन्हें अगर कोई चीज़ खुश करती है तो वो आपका बिहेवियर है, आप किस तरह से उन्हें ट्रीट कर रहे हो, आप किस तरह से उनसे बातें कर रहे हो, आप उन्हें कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो।
और तुम्हें ये चीज़ समझना ज़रूरी है। और जो लड़की तुम्हारे छोटे से गिफ्ट से खुश नहीं हो रही, तुम उसके लिए अगर जान भी हथेली पर रख दो तब भी वो खुश नहीं होगी। और फिर वो अपने डैड के बारे में सोचते हुए कहते हैं, और इसका लाइव एग्जाम्पल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और उसका कंसिक्वेंस वो भी भुगता है। वही वो स्टाफ जो कि आहान के कहने पर एक बड़े से चॉकलेट का पैकेट आहान के सामने रखते हुए कहते हैं, सर ये चॉकलेट। आहान जो उस चॉकलेट को पार्थिक की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम उसे ये देना, अगर वो इसमें खुश हो जाती है तो समझ जाना कि शी इज़ द वन एंड द ओनली वन फॉर यू। और अगर उसका मुंह बन जाता है या वो इस गिफ्ट को देकर के खुश नहीं होती है, कुछ और एक्सपेक्ट करती है, तो समझ जाना कि वो तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। जैसे ही पार्थिक ये सुनता है वो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, ओके भाई, मैं यही दे दूंगा उसको। और वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं निकलता हूँ, मुझे उसे अपने साथ थोड़ा पार्क में ले जाना था, वैसे भी उसके बाद एग्ज़ाम्स। और फिर आहान जो कहते हैं, बस अब ज़्यादा एक्सक्यूज़ मत दो मुझे। वहीं पार्थिक जो वहाँ से थोड़ा निराश होकर के जा ही रहा होता है कि तभी आहान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, अच्छा सुनो। पार्थिक फिर से आहान के सामने आते हुए कहता है, हाँ भाई बोलिए। आहान जो अपनी चेयर से खड़े होते हैं और उसके सामने आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बिना उसके परमिशन के उसे हाथ मत लगाना। पार्थिक जो आहान की बात सुन करके थोड़ा शर्माते हुए कहता है, नहीं भाई मैं ऐसा। कि तभी आहान जो कहते हैं, नहीं मैं जानता हूँ कि आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चलता है दिन भर, और अगर तुम उसमें के निकले और अगर मुझे इस बारे में पता चला ना पार्थिक, देन ट्रस्ट मी, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। किसी की लड़की की ज़िंदगी तुम बर्बाद करने का हक नहीं रखते। शादी के बाद वो तुम्हारी रहेगी, पर उससे पहले मेक श्योर कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है तुम्हें। इस मामले में मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, और हर एक गार्जियन को अपने बच्चों को, अपने भाई को इस चीज़ को समझाना चाहिए। लड़कियां मासूम होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके मासूमियत और उसके प्यार का फ़ायदा उठाओगे। कभी भी उससे ये सब चीज़ों की डिमांड मत करना, मतलब आई एम जस्ट वार्निंग यू। पार्थिक जो आहान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था भाई कि आप इस तरीके से मुझे कभी ये सब समझाओगे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि मुझे ऐसा भाई मिला है। आहान जो उसको ज़ोर से गले लगाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ स्ट्रिक्ट बनता हूँ ताकि तुम गलत रास्ते पर मत जाओ, ताकि तुम्हें एक गार्जियनशिप मिले। और फिर उससे अलग होकर के उसके गाल पर अपने हाथ को हल्का सा टैप करते हुए कहते हैं, पर मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहती है, और तुम्हारी खुशी उससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ मैटर नहीं करता पार्थिक। बच्चे जैसे हो तुम मेरे, बस हर काम को सही वक्त पर करना, ओके। पार्थिक जो आहान के पास आकर के फिर से उन्हें हक करते हुए कहता है, थैंक यू भाई। और फिर वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है और अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, भाई मुझे आप लोगों ने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं सोचता था कि मेरा भाई कितना स्ट्रिक्ट है, कितना अजीब है, कितना डांटते हैं आप मुझे, पर मैंने आपका कभी ये वाला साइड देखा ही नहीं कि आप मेरा कितना ख्याल रखते हो बचपन से लेकर आज तक। जब स्कूल जाता था तो अपने हाथ से तैयार करते थे आप, जब डैड नहीं रहते तो अपने हाथ से खाना खिलाते थे आप। आई एम डैम श्योर मैं दुनिया का बेस्ट भाई बन करके दिखाऊँ आपको, एंड ट्रस्ट मी, मैं जान लगा दूंगा आपको खुश करने के लिए। आई लव यू भाई। आहान उसकी बात को सुनते हुए उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहते हैं, बच्चों की तरह रोना बंद कर, बी स्ट्रॉन्ग। आज एक लड़की के साथ शायद तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, सो बी लाइक अ मैन, अ स्ट्रॉन्ग मैन, ओके। और मैं काफ़ी प्राउड महसूस करूँगा कि अगर तुम उस लड़की को खुश रखोगे तो। बाकी मुझे खुश करने के लिए। और फिर वो अपनी आंखें हल्का सा बंद करते हुए श्रेया को याद करते हुए कहते हैं, कोई और है। खैर तुम जाओ अपने वाली के पास, मुझे श्रेया से मिलने जाना है। जैसे ही पार्थिक ये सुनता है वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, आप भी ना भाई बहुत नॉटी हो। आहान जो से कहते हैं, नॉटी नहीं हूँ मैं, शरीफ हूँ, आज तक हाथ नहीं लगाया उसे गलत तरीके से। पार्थिक जो कहता है, सच्ची आज तक नहीं? आहान जो कहते हैं, पहले बेचारी को 21 का हो जाने दो, बहुत मासूम है। 1 मिनट, मैं ये सब तुमसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, निकलो तुम। पार्थिक तुरंत ही हंसते हुए वहाँ से उस चॉकलेट को लेकर के बाहर भाग जाता है, लेकिन तभी वो जाते जाते आहान की तरफ देखते हुए कहता है,
भाई अगर आपकी अलाउंस मिल जाए तो अपनी फरारी लेकर जा सकता हूँ, घुमाने में मज़ा आएगा उसे। आहान जो बिना उसकी तरफ मुड़े ही अपने फ़ोन को देखते हुए कहते हैं, बाइक लेकर के जाओ, स्पोर्ट्स बाइक रहेगी तो अच्छा लगेगा। पार्थिव जो कहता है, भाई पर आप समझ। आहान जो कहते हैं, समझ तुम नहीं रहे हो, बाइक पर ज़्यादा जगह नहीं होती है। जैसे ही पार्थिव ये सुनता है वो एकदम से अपने भाई के लिए अपना मुंह बड़ा सा खोलते हुए कहता है, भाई आप तो अल्ट्रा लेवल पर हो भाई, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। आहान जो कहते हैं, पर ज़्यादा टची नहीं हो के। पार्थिव जो कहता है, अब बाइक रहेगा तो ऑब्वियसली मजबूरी में टच तो हो ही जाएगा ना। आहान जो हल्का सा उसकी बात पर स्माइल करते हैं और फिर श्रेया की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वो जल्दी से रूम से श्रेया को बाय करके उसके बाद ही अपने ऑफिस जाते। श्रेजल जो अभी पढ़ाई करना शुरू कर चुकी थी, वहीं जैसे ही रूम खुलता है, ईरा फिर से आहान की तरफ देखते हुए कहता है, आ गया तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। इस वक्त ईरा जो कि श्रेया को लेफ्ट हैंड रूल समझा रहा था, जिसकी वजह से उसने उसके हाथ को पकड़ रखा था, और आहान जैसे ये देखे थे, आहान गुस्से में आगे बढ़ते हुए ईरा को तुरंत ही गोद में उठाते हैं और उसको साइड में रखते हुए कहते हैं, हाउ डेयर यू टू टच हर। ईरा जो आहान की तरफ अपनी मुंडी को उठाकर देखते हुए कहता है, मैं उसे पढ़ाई करवा रहा हूँ। आहान जो कहते हैं, तुम उसे हाथ छू कर के पढ़ा रहे हो, बिना टच के नहीं पढ़ा सकते। श्रीजल जो अपने सर पर मारते हुए कहती है, हद है, अब क्या मुझे मशीन भी नहीं छू सकता। जैसे श्रीजल ने इतना धीरे बोला था, आहान उसकी तरफ घूरते हुए देखकर कहते हैं, नहीं छू सकता, कोई नहीं टच कर सकता तुम्हें। श्रीजल जो कहती है, उस हिसाब से तो फिर आप मुझे अपने पास ही चिपकाए रखा करिए। ना मैं बेड पर बैठ सकती हूँ, ना मैं पिलो को हक कर सकती हूँ, ना मैं फ्रिज छू सकती हूँ, ना मैं नाइफ छू सकती हूँ, मैं तो फिर कुछ टच ही नहीं कर सकती, है ना। आहान जो कहते हैं, क्या बोला तुमने, मेरे साथ इस तरह से बात करोगी। श्रीजल जी कहती है, किस तरह से बात कर रही हूँ मैं, सच तो कह रही हूँ, वो मुझे कितना अच्छे से समझा रहा था, लेफ्ट हैंड रूल, ये वायर, ये पता नहीं क्या क्या, आप सब खराब कर दिए। आहान जो उसकी तरफ झुकते हैं, वो इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और वहीं वो पूरी तरह से बेड पर झुकी हुई थी। आहान जो उसके गाल को जोर से पकड़ते हैं और अपने हाथों से उसके गाल को दबा देते हैं। जैसे ही आहान ने प्यार से श्रेया के गाल को दबाया था, उसके होठों के पाउट बन जाते हैं और वहीं उसके प्यारे प्यारे पंखुड़ी जैसे होठ को देखकर आहान श्रेया की तरफ एक आइविंग करते हुए कहते हैं, अब तुम इजाज़त तो दे नहीं रही हो मुझे खाने का, लेकिन कुछ चीज़ें बिना इजाज़त के भी करनी पड़ती है, और फिर हस्बैंड हो तुम्हारा, इतना तो हक है ही मेरा। और ये बोलकर वो ईरा के सामने ही अपने होठों को श्रेया के होठों से लॉक कर देते हैं और बहुत ही सेडक्टिवली उसके होठ को अपने दांतों से धीरे धीरे बाइट करने लगते हैं। श्रेया के हाथों में जो भी कुछ आ रहा था, वो जोर से उसे अपनी मुट्ठी में भर लेती है और जोर से अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। ईरा जो तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए कहता है, अडल्ट कंटेंट, बंद करो इसे, मैं ये सब नहीं देख सकता। लेकिन आहान जो कि श्रेया के कान पर हाथ रख देते हैं ताकि श्रेजल ईरा की बात सुन करके डिस्टर्ब ना हो। वहीं श्रेजल पहली बार आज आहान को रेजिस्ट नहीं कर रही थी और वो आज शायद खुद आहान से दूर नहीं जाना चाह रही थी। उसकी सांसें तो बढ़ गई थी, मगर फिर भी वो बस आहान का साथ दे रही थी। आहान तो उससे अलग होते हैं और फिर धीरे से श्रेया की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम सच में बहुत टेस्टी हो श्रेजल, आई विश मैं तुम्हें पूरा खा पाता, पर अभी मुझे ऑफिस जाना है। श्रेजल ने एक बार के लिए भी आहान की तरफ अपनी नज़र उठा करके नहीं देखी थी। वहीं आहान जो कि उसके गाल को अपने हाथों से छोड़ते हैं और ईरा को देखते हुए कहते हैं, बिना टच किए पढ़ाना उसे, समझे। वैसे तो श्रेया की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी इस वक्त। जिस तरह से आहान ने उसे ईरा के सामने किस कर लिया था, वो भी आज पहली बार आहान ने उसे लव बाय देते हुए किस किया था। लेकिन तभी श्रेजल हिम्मत करते हुए अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए गहरी सांस लेते हुए कहती है, अपना होठ एक बार देख लीजिएगा, आप ऑफिस जा रहे हैं ना। आहान जो पीछे मुड़कर श्रेया की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या मतलब, होठ क्यों देखना है। श्रेजल जो कहती है, मैंने लिप बाम लगाया था, कहीं आपके होठों पर ना लग गया हो। जैसे उसने इतना बोला था, आहान जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, इसकी आवाज़ घायल कर देगी मुझे किसी दिन। और वो शीशे में खुद को देखते हैं तो सच में श्रेया का थोड़ा बहुत लिप बाम उनके होठों पर आकर के लग गया था। आहान जो से अपने हैंकरचीफ से साफ करते हुए कहते हैं, शाम को भी लगा कर रखना, आकर के एक बार और टेस्ट करूँगा। और ये बोल करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं श्रेजल तुरंत ही अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख लेती है। ईरा जो से देखकर कहता है, अगर ऐसे अपनी आंखों को बंद कर लोगी और अपने चेहरे को ढक लोगी तो तुम पढ़ोगी कैसे। श्रेजल बिना अपने चेहरे को
श्रीजल बिना अपने चेहरे को ईरा की तरफ किए हुए कहती है, थोड़ा देर रुक जाओ प्लीज़, थोड़ा देर के लिए चले जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ा शर्माना है। ईरा जो कहता है, मैं मशीन हूँ तो मेरे सामने शर्मा सकती हो, मैं कुछ भी फील नहीं करता। श्रीजल जो कहती है, अच्छा ठीक है, और वो तुरंत ही अपने प्यारे प्यारे हाथों को अपने चेहरे से हटा करके बुक की तरफ देखने लगती है और हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, आज बहुत कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं ना ये। ईरा जो कहता है, अगर गंदी बातें करते तो तुमको अच्छा क्यों लगता, ये कुछ अच्छी बात होगी जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। श्रीजल जो ईरा से पूछती है, मुझे ये सब अच्छा क्यों लग रहा है, जब पहली बार ऐसा कर रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तब बस डर लग रहा था, आज अच्छा लग रहा है, मन नहीं कर रहा था कि मैं खुद उन्हें छोड़ूं, ऐसा क्यों। ईरा जो उसे देखकर कहता है, तुम उनके साथ कंफर्टेबल हो गई हो, ह्यूमन लैंग्वेज में कहा जाए तो तुम्हें उनसे मोहब्बत हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं होगी तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में होता है और उसका पार्टनर आकर के उसे गले लगा लेता है, उसका 70% स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक ऐसे बिल्कुल तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तुम्हारा कनेक्शन अब उनके साथ स्ट्रांग बनता जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। श्रीजल जो उसकी बातें सुन करके कहती है, अब मुझे पढ़ाई में ध्यान लगाने दो और उनके बारे में ना कोई बात नहीं करेंगे हम। ऐसा सिर्फ श्रीजल बोल रही थी, मगर उसके दिमाग में तो लगातार बस आहान आहान और आहानी चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पार्थिक काफ़ी तेज स्पीड में गाड़ी को दौड़ाया जा रहा था कि तभी उसे एक बुक के शॉप दिखता है और वह तुरंत ही गाड़ी को रोक करके वहीं पर अंदर आ जाता है। उसे पता था कि आयुषी को फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे नेचुरल चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ जाता है और उसके लिए एक बड़ा सा बुके लेकर के बाहर निकल आ जाता है। वो फ़ोन पर तुरंत ही आयु को कॉल करते हुए कहता है, तुम्हारे घर आना पड़ेगा पिक करने। तुरंत ही आयु जो अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, अरे नहीं बाबा, तैयार हो रही थी ना, इसलिए टाइम लग जाता है, तुम भी समझते ही नहीं हो। पार्थिव जो कहता है, जल्दी आओ, तुम्हारे घर के ठीक बगल में खड़ा हूँ। अब तुम आ भी रहे हो या नहीं। आयुषी जो कहती है, आ रही हूँ, बस रुक जाओ, क्या कूद कर आ जाओ अपने रूम से। वो अभी पार्थिव से फ़ोन पर बात करते करते नीचे की तरफ आ ही रही थी कि तभी अदिति यानी कि उसकी छोटी सिस्टर जो कि आते हुए कहती है, ओ मैडम कहाँ जा रही है छुपे छुपे। जैसे ही पार्थिक उस लड़की की आवाज़ सुनता है, वो एकदम से गुस्साते हुए कहता है, तुम्हारी छोटी बहन की तुम्हें। आयुषी जो पार्थिक को रोकते हुए कहती है, सुनो, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुमने मेरी छोटी बहन को कुछ भी बोला ना। कि तभी आदिति अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, बता दो उनको, अगर मुझे ज़रा से भी कुछ भी उल्टा फुल्टा बोला ना तो घर वालों को बता दूंगी कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। आयुषी जो कहती है, मेरी माँ प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊँगी, सबसे तुम्हारा फेवरेट वाला बड़ा वाला। आदित्य जो कहती है, ठीक है मान जाऊँगी इतने छोटे मोटे खूस पर, और हाँ वो जो मेरा फेवरेट टेडी बियर है वो भी दिलवा देना, और वो जो मेरी फेवरेट कॉमिक्स है उसे भी खरीद देना। वहीं दूसरी तरफ से पार्थिक जो कहता है, कितना घूस खाती है ये लड़की। आयुषी जो कहती है, अरे जाने भी दो, तुम इतना इरिटेट क्यों हो जाते हो। वहीं आयुषी जो अदिति से पूछती है, अगर आपकी इजाज़त हो तो अब जा सकती हूँ मैं। अदिति जो उसे किसी महाराजाओं की तरह इजाज़त देते हुए कहती है, जाइए जी लीजिए अपनी ज़िंदगी बहना, लेकिन हाँ अगर मेरा चॉकलेट, मेरा कॉमिक्स और मेरा टेडी बियर नहीं आना तो फिर आपकी ज़िंदगी को नरक बनाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा होगा। आयुषी कहती है, कितना धमकाती है तू, और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी नीचे की तरफ भाग आती है। वहीं पार्थिक तो लगातार अपनी पलकों को आयुषी के लिए बिछाए बैठा था। जैसे ही आयुषी अपने गेट से बाहर की तरफ निकली थी, पार्थिक अपने दिल पर जोर से हाथ रखते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, ब्लास्ट नहीं करना पार्थिक। इस वक्त आयुषी ने ब्लू कलर का खूबसूरत सा सूट पहन रखा था, साथ में नेट का दुपट्टा जो कि सिर्फ शो पीस के लिए था। उसने अपने बालों को भी खोल रखा था और उसके बाल काफ़ी स्मूथ, और उसके बाल जो कि हवाओं की वजह से धीरे धीरे पीछे की तरफ उड़ रहे थे। पार्थिव जो कहता है, ये तो बिल्कुल मूवी वाला सीन है यार। आयुषी जो से देखकर कहती है, हाय। जैसे ही आयुषी ने बोला था, पार्थिव जो पीछे की तरफ गिरते हुए कहता है, मुझे बचाओ मम्मी। कि तभी आयुषी उसको पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ, बेहोश हो रहे हो क्या तुम। पार्थिव जो कहता है, अरे नहीं यार बेहोश क्यों होगा, बस तुम्हें देख करके थोड़ा सा मचल गया। आयुषी जो कहती है, फालतू बकवास मत करो, चलो जल्दी से। पार्थिव जो कहता है, यार सुनो ना। आयुषी जो कहती है, क्या बोलो। पार्थिव जो कहता है, तुम्हारे लिए कुछ लाया था मैं। आयुषी जो कहती है, क्या लाए हो। पार्थिव जल्दी से दूसरी तरफ जा करके उस बुके को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, तुम्हारे लिए।
आयुषी रोज़ का बुके देकर कहती है, ओ माय गॉड, तुम्हें पता है रोज़ मेरी फेवरेट फ्लावर है। पार्थिव जो कहता है, मुझे पता है, मेरी गुलाबों को गुलाब ही पसंद है, इसीलिए आपके लिए ये। वहीं आयुषी जो उसके अंदर एक नोट देखते हुए कहती है, इसमें क्या है? आयुषी से कहता है, पहले हम घूम लेते हैं, उसके बाद आराम से पढ़ना इसके अंदर क्या लिखा है मैंने। अपने इस दिल की हालत दिखी है इस मजनू ने। आयुषी जो कहती है, हाय मेरे मजनू। वहीं पार्थिव जो कहता है, अच्छा जल्दी जाओ अब। आयुषी जो अपने घर के पास जाती है और वहीं बाहर से अदिति को बुलाते हुए कहती है, अद्दू, अद्दू सुनो। अदिति जो बाहर आते हुए कहती है, क्या है, आ रही हूँ यार, क्या परेशान कर रही हो बार बार, मूवी देख रही थी मैं। आयुषी जो उसको बुके देते हुए कहती है, ये लो पकड़ो। अदिति जो खुश होते हुए कहती है, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच यार, तुम इतनी अच्छी कब से हो गई दी। आयुषी जो कहती है, तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए। अब इसे ले जा करके ना मेरे रूम में छुपा करके रख देना और इसके अंदर नोट है, गायब हो ना तो जान लेना। और ये बोलकर वो फिर से पार्थिव के पास आती है और कहती है, चलो अब। पार्थिव जो कहता है, आओ बैठो। आयुषी उसकी बाइक को देखकर कहती है, तुमने तो स्पोर्ट्स बाइक लाई है यार। पार्थिव जो कहता है, हाँ तो। आयुषी जो कहती है, इसमें ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। पार्थिव जो कहता है, बिल्कुल नहीं होगा, परेशान मत हो। और वो अपने कोट को उतारता है और वहीं आयुषी को बैठाते हुए कहता है, चलो बैठो। आयुषी जो कहती है, मैं गिर जाऊंगी तो। और वो जैसे तैसे करके मुंह बनाते हुए उसी बाइक पर बैठ जाती है। वहीं पार्थिव जो पीछे से आयुषी को उस कोट से कवर करता है और उसकी कोट के हैंड को अपने पास ले आकर के बांध देता है। जैसे ही उसने कोट के हैंड को अपने कमर में बांधा था, वो काफ़ी ज़ोर से उसके नॉट को बांधता है, जिससे आयुषी जाकर के पूरी तरह पार्थिव के पास चिपक जाती है। और आयुषी का चेस्ट जो कि लगातार पार्थिव के बैक से टच हो रहा था। पार्थिव जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, आपका दिमाग मानना पड़ेगा भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो इस मामले में। आयुषी जो कहती है, क्या खुद से बड़बड़ाए जा रहे हो? तो पार्थिव जो कहता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। और ये बोल करके वो जल्दी से बाइक स्टार्ट कर देता है। वहीं आयुषी भी अपने हाथ को पार्थिव के चेस्ट पर रख ली थी, क्योंकि उसे वाकई में ही स्पोर्ट्स बाइक से थोड़ा डर लगता था। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा और सुनते रहिए सोल्जर डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।